सब लोगों को प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आप सबके बीच में फिर से लेकर वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट, जिसका नाम है इंग्लिश। देखो बच्चों, आज हम लोगों को नया टॉपिक स्टार्ट करना है, नया पोर्शन स्टार्ट करना है, जिसका नाम है रीडिंग सेक्शन। हम इसे कहेंगे रीडिंग सेक्शन। देखो, अभी तक हमने ग्रामर पढ़ी, फिर वोकैबुलरी पढ़ी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीडिंग, और इसके बाद स्टार्ट होगा आगे जाके राइटिंग। तो कुल 4 सेक्शंस में हमारा एक कोर्स डिवाइडेड है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, जिसमें से हम 2 सेक्शंस कर चुके हैं पूरे पूरे, ग्रामर और वोकैब। रीडिंग हम लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है। रीडिंग सेक्शन में सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मतलब वही जो हमको स्कूल में अनसीन पैसेज दिया जाता था एग्जाम में। एक पैसेज दे दिया, उसके बेसिस पे नीचे कुछ क्वेश्चंस होते थे। हाँ, तो सर ये तो बहुत इजी है, ये हम लोगों को आता है। बिल्कुल आप लोगों को आता है, लेकिन यहाँ लेवल थोड़ा सा एडवांस्ड होगा। यहाँ पैसेज थोड़ा सा कठिन आएगा, थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में आएगा। हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे किसी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आ सकता है। थोड़े से भारी भरकम वर्ड्स हो सकते हैं, थोड़ा समझने में हमको टाइम लग सकता है। और फिर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि उन्होंने एक छोटी सी कहानी दे दी और फिर पूछ लिया कि राम कितने साल के लिए वनवास गए थे, तो राम वेंट इन टू एन एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स। ऐसा एक लाइन उठा के आंसर नहीं देना है। वो आपसे पूछ सकती है, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के बताओ आपने क्या एनालिसिस किया है, ऑथर का टोन क्या है, ऑथर क्रिटिक है कि ऑथर एक सिनिक है, सिनिक यानी नेगेटिव आदमी है, कि ऑथर जो है वो एक सोशल रिफॉर्मर है ना। तो अलग अलग तरीके से वो आपसे इवेल्युएट करने का भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक सूटेबल टाइटल देने को भी कहेंगे। वो आपसे वर्ड्स की मीनिंग पूछ सकते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में या पैसेज में ऐसा कोई वर्ड बताओ जिसका मीनिंग ये हो। इसका मतलब आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की टेस्ट भी ले सकते हैं। ईडियम्स का टेस्ट भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली कहीं इंक्लूड हो सकता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का लेवल थोड़ा सा आपने आज तक जो पढ़ा है उससे एडवांस्ड होगा। तो आइए शुरू करते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को। वैसे तो ये चीज़ क्या पढ़ाई जाएगी, इसको तो प्रैक्टिस से ही कोई व्यक्ति अच्छे से कर सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको पढ़ाया जा सकता है और इसको बहुत अच्छे से टेक्निक के साथ किया जा सकता है। तो आप और मैं शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले एक चीज़ जो मॉड्यूल में भी है और जो मेरे नोट्स में भी मैंने रखी है जानबूझ के, वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम नाम के एक विद्वान हुए, एक स्कॉलर हुए, पढ़े लिखे व्यक्ति, जिन्होंने ह्यूमन ब्रेन को, स्टूडेंट्स की लर्निंग टेक्निक को और चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करने की तरीकों को एक पिरामिड के स्ट्रक्चर में क्लासिफाई किया। टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ होता है क्लासिफिकेशन। देखो यहाँ पे एक वर्ड है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है क्लासिफिकेशन, है ना, यानी कि वर्गीकरण, अलग अलग क्लास में बांटना। उन्होंने ये क्लासिफिकेशन बड़ा मजेदार किया है। देखो, ह्यूमन ब्रेन का क्लासिफिकेशन एक प्रकार से है। उन्होंने कहा सबसे पहले व्यक्ति रिमेंबर करता है, फिर अंडरस्टैंड करता है, देखना हाँ मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, फिर अप्लाई, फिर एनालाइज, फिर इवेल्युएट और फिर क्रिएट। ये तो ठीक है। अब एक मजेदार बात देखो, आप इसको उन्होंने एक पिरामिड का शेप क्यों दिया। पिरामिड का शेप इसलिए दिया क्योंकि पिरामिड नीचे से चौड़ा और ऊपर से छोटा होते होते एकदम पिन पॉइंटेड जरा सा हो जाता है। यहाँ पे शार्प टिप एक, है ना, पर्वत जैसा या पिरामिड जैसा। मजे की बात ये, नीचे से चौड़ा है मतलब रिमेंबर करने वालों की संख्या ज्यादा है, यानी कि रटने वालों की, याद करने वालों की। हमेशा ह्यूमन ब्रेन को देखो आप, दुनिया के एक अरबों लोगों में कई कई करोड़ लोग हैं, 600 700 800 900 करोड़ लोग होंगे दुनिया में। उनमें से रटने वालों की संख्या ज्यादा है ना। तो जो ज्यादा है वो ज्यादा है, रिमेंबर। लेकिन समझने वालों की संख्या उससे कम है। तो ये इस अंदाज से जाना आप कि ज्यादा संख्या, कम संख्या, और कम और कम और कम और कम, ये क्लासिफिकेशन है ब्लूम की टैक्सोनॉमी का, है ना। तो मजे की बात देखो, आप रिमेंबर करने वालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जो रटा है वो समझ भी लिया है, समझने वालों की संख्या कम है। अच्छा, इसको आप एक क्रम भी मानना, इट इज एन अपवर्ड क्रम। देखो,
मैं एक शेप दे रहा हूँ, शेप पे ध्यान देना। ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके मायने समझो बच्चों, कि लॉजिकल सीक्वेंस भी ये है। सबसे पहले आदमी रिमेम्बर करता है, मतलब जो क्रिएट करना भी जानता है, सबसे ऊपर क्रिएट के लेवल पे जो बैठा है, उसने भी पहले रिमेम्बर किया होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे। मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, उसको आप पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल सिखाओगे या पहले बेसिक टेबल्स याद कराओगे? पहले बेसिक टेबल्स, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, रिमेम्बर कराओगे, रटाओगे। पहले रटाया ही जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जो सिर्फ रटाते हैं और रटने पे ही बिलीव करते हैं, वो नीचे रह जाते हैं उन हजारों लोगों के साथ, जो संख्या में तो बहुत सारे हैं लेकिन जो सबसे नीचे हैं। इनको पिरामिड में सबसे नीचे भी क्यों रखा है? क्योंकि ये टॉप पे आने लायक कोई काम नहीं कर रही। ये पिरामिड बनाने का लॉजिक है, और इसका जो सीक्वेंशियल क्रम है वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर है। तो सबसे ज्यादा लोग याद रखने वाले, रटने वाले, उससे ज्यादा, उससे कम लोग, उससे कम समझने वाले, उससे कम अप्लाई करने वाले, उससे भी कम एनालाइज करने वाले, उससे भी कम इवेल्युएट करने वाले, और सबसे कम कुछ नया क्रिएट करने वाले। तो सबसे पहले तो इस पिरामिड का रूल ये है कि संख्या कम होती जाती है दुनिया में लोगों की, अलग अलग लेवल पे क्रिएट करने वाले लोग दुनिया में सबसे कम है। क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, ओरिजिनल राइटर्स, ओरिजिनल अपनी कोई नई चीज दुनिया को बताने वाले। ये तो हुई पहली बात। दूसरा, संख्या से हो गया, तो कि संख्या कम होती जा रही लोगों की अलग अलग लेवल पे। दूसरा, इन्होंने इसकी जो सीक्वेंस रखी वो भी सही रखी है। आदमी पहले समझता है, पहले रटता है, फिर समझता है ना? तो बच्चा पहले रटता है, 2 2 2 1 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। उसके बाद वो समझने लगता है धीरे धीरे कि अच्छा, ये ऐसे इसको टेबल बोलते हैं, और ये ऐसे बनता है, मल्टीप्लिकेशन होता है क्या? हाँ। फिर वो अप्लाई करता है। फिर किसी दिन अप्लाई कैसे करता है? किसी दिन उसको आपने टेबल दे दिया 201 का, तो वो अब इसको, इस रूल को अप्लाई करेगा। 201 वन जा 201, 201 टू जा 402, 201 थ्री जा 603। अब वो अप्लाई करने लगा। फिर वो एनालाइज भी करता है ना? कि अच्छा, अब ये मल्टीप्लिकेशन है, इसी मल्टीप्लिकेशन रूल से डिवीजन भी हो सकता है। 603 को अगर 3 से डिवाइड कर दो तो फिर 201 आ जाता है। ओ, इसी मल्टीप्लिकेशन रूल को अगर साइन चेंज कर दो, इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाके, तो ये डिवीजन का रूल बन जाता है। एनालिसिस भी कर लेता है। फिर वो इवेल्युएट करता है खुद से चीज़ों को, कि भाई ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं और इनको कैसे जो है पुट किया जा रहा है, पर ये तो पाइथागोरस ने यहाँ पे गलती कर दी, या यहाँ पर कार्ल पियर्सन ने स्टैटिस्टिक्स में ये गड़बड़ की है। वो चीज़ों को जज भी करेगा, कहीं किसी की गलती पकड़ेगा, कहीं किसी को जज करके अच्छा बोलेगा कि हाँ इन्होंने बहुत बढ़िया थ्योरी दी। अब वो बड़े लेवल पे आ गए। वो वेट दे सकता है, वो क्रिटिक बन सकता है, वो किसी के पक्ष में आर्ग्यूमेंट दे सकता है, किसी के विपक्ष में बोल सकता है, एज ए जज बैठ सकता है। अब वो ज्यादा नॉलेज आ गया मैथ्स का। और आखिरी में वो रामानुजम की स्टेट पे आ सकता है, एकदम क्रिएट की स्टेट पे, पाइथागोरस की स्टेट पे, जहां वो खुद नई थ्योरम बना रहा है, खुद नए फॉर्मूले बना रहा है। इतना मैथ्स में डूब चुका है और इतना नॉलेज हो चुका है कि वो अब क्रिएट के लेवल पे आ चुका है। क्रिएट वाले ही दुनिया को चलाते हैं और ये सबसे टॉप पे बैठते हैं। ये मैंने मैथ से जोड़ दिया आपको, है ना? इसको आप डांस से ले लो। आपने फिल्म में कोई स्टेप देखी और आपने कहा अरे वाह यार, ये स्टेप तो अपने को याद कर लेनी चाहिए, तो आपके दिमाग में स्टेप बैठ जाती है। फिर कहीं कोई गाना बजा, एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके आइए दिल ये बताना, तो आपने बस को धक्का देना चालू कर दिया। आपको स्टेप याद हो गई कि इस गाने पे ये स्टेप है जीने के है 4 दिन टावल लेके, भाई ये रिमेम्बर हो गई। अंडरस्टैंड करने वाला क्लासिकल अब थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करने लगा कि अच्छा, यहाँ पर इस तरह से स्टेप करना चाहिए भाई, दिल तोड़ के ना जा तो दिल तोड़ के ना जा, इस टाइप से स्टेप बन जाएगी। तो अब वो खुद से भी बना तो नहीं रहा है, क्रिएट तो नहीं कर रहा, लेकिन समझ रहा है अच्छा ये दिल के लिए स्टेप है, अंडरस्टैंड। फिर वो अप्लाई करता है। फिर कहीं कोई, आप जैसे किसी ने ढोल बोल के स्टेप सीख लिए, अंडरस्टैंड कर ली कि अच्छा ये कश्मीरी है, अच्छा ये जो है रजवाड़ी है, तो अगली बार जब भी कभी रजवाड़ी बजेगा तो वो रजवाड़ी पे रजवाड़ी अप्लाई करेगा, मटकी पे मटकी करेगा। एनालाइज में वो थोड़े से और बड़े लेवल पे चले जाता है। वो डिफरेंशिएट और अच्छे से करने लगता है कि भाई ये डांस फॉर्म ऐसा क्यों है रजवाड़ी, क्योंकि ये राजस्थान का है। ये कश्मीरी ऐसा क्यों है, और इस पे ये धुन क्यों बजती है, और इस पे इसी तरह की स्टेप क्यों की जाती है ना? ये एनालिसिस की उस पर आ जाता है। इवेल्युएट में वो किसी भी डांस शो में जज बन के बैठ जाएगा, किसी के डांस स्टेप की गलती बताने भी लग जाएगा, किसी की प्रशंसा करने लग जाएगा,
है ना, किसी डांस फॉर्म की वकालत करेगा, किसी पर्टिकुलर डांस फॉर्म के फ्लॉज निकालेगा, अब वो इवेल्युएट कर सकता है। और क्रिएट में वो बहुत बड़ा डांस कोरियोग्राफर बन जाएगा, वो अपने आप खुद नई नई स्टेप बना सकता है ना। तो इवेल मतलब क्लासिकल डांसिंग जब आप सीखते हो या फिल्मी डांसिंग भी आप सीखते हो तो पहले स्टेप्स रटते हो, फिर उनको समझते हो, अच्छा ये मैंने हाथ यहाँ से यूं लेके आई तो इधर वाली बाहों को मेरे को ऊंची करना है, तो ये अंडरस्टैंड किया। अगली बार फिर जब वैसी धुन बजी तो आपने उसको अप्लाई किया, फिर आपने उसके और ग्रंथ पढ़े कथक के या जो भी किताबें हैं उनको एनालिसिस किया, इसके बारे में और जाना, फिर आप जज बने, क्रिटिक बने, इवेल्युएट किया, और फिर आप खुद इतने बड़े डांसर हो गए, कोरियोग्राफर हो गए कि अब आप खुद से स्टेप बना सकते हो। आई वॉज वंस लिसनिंग टू फराह खान एंड शी सेड कि मुझे एक गाना है कभी खुशी कभी गम में, से शावा शावा माहिया से शावा शावा, तो भाई वो जो गाना है उसमें ऐसी स्टेप है, ऐसे करती है वो हाथ को, अगर मेरा हाथ आपको दिख रहा हो तो, से शावा शावा माहिया से शावा शावा। अमिताभ बच्चन वगैरह पूरी उनकी जो सब लोग डांस कर रहे हैं, तो उसने कहा कि मुझे ये स्टेप बास्केटबॉल देखते देखते आई। बास्केटबॉल में क्या करते हैं, पहले ड्रिबल करते हैं बॉल को, ड्रिबल यानी वो टप्पा खिलाना, से शावा शावा, और फिर जब नेट के पास पहुंचते हैं, बास्केट के पास, तो फिर उसको यूं ऐसे हाथ को यूं करके बास्केट करते हैं, तो से शावा शावा माहिया से शावा शावा। बताओ, आदमी बास्केटबॉल को देख के डांस की स्टेप बना लेता है, क्रिएट, पहुंच गई उस लेवल पे वो, है ना। जो क्रिएट कर सकता है वो इवेल्युएट तो कर ही सकता है, तो कभी उसको डांस रियलिटी शो का जज बना दो तो वो तो ईजी है, लेकिन वो तो क्रिएट पे भी पहुंच चुकी है, क्रिएट भी कर लेती है खुद की स्टेप्स। मैथ से ले लो, डांस से ले लो, टीचिंग से ले लो, स्टूडेंट को ले लो, है ना। आप लॉ के प्रोविजन से रटते हो, फिर आपको लॉजिक समझ में आता है, अच्छा यहाँ पर ये लॉजिक लगाया है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, फिर आप उसको किसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हो, फिर आप एनालिसिस करते हो, है ना। कभी कभी एनालिसिस करने के क्वेश्चन आते हैं, फिर आप इवेल्युएट पे भी आ जाते हो एक स्टेप और अहेड, ये लॉ में ये प्रोविजन सही है कि गलत है, बोले नहीं यार ये सेक्शन 498A डाउरी का जो है ये गलत है। तो जब आप लॉ के एक्सपर्ट हो जाते हो, जब कोर्ट में एनालिसिस करके इवेल्युएट करके उसके पक्ष विपक्ष में लड़ते हो, केस कर देते हो कि ये गलत है ये सही है, और जब और ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हो तब आप लॉ खुद भी बनाने लग जाते हो, पार्लियामेंट में बैठ के आप लॉ ड्राफ्ट कर सकते हो, आपको लॉ की लैंग्वेज पूरी पकड़ में आ गई है, खुद से लॉ बना सकते हो। ठीक, तो भाई किसी फील्ड में चले जाओ आप, ह्यूमन ब्रेन को इसी तरह से क्लासिफाई किया जाएगा, यही ह्यूमन ब्रेन का क्लासिफिकेशन यानी कि टैक्सोनॉमी है, वर्गीकरण है, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले रिमेंबर, फिर अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई, फिर एनालाइज, फिर इवेल्युएट और फिर क्रिएट। और यहाँ पर इसको इसके जस्ट साइड में बताया गया है कि किस स्टेज पे क्या क्या होता है। ये यहाँ जो बताया गया है कि भाई रिमेंबर में आप रिकॉल करते हो फैक्ट्स को, मेमोराइज करते हो, रिपीट करते हो। अंडरस्टैंड में आप आइडियाज़ को एक्सप्लेन करते हो, कंसेप्ट को समझते हो, रिकॉग्नाइज करते हो। अप्लाई में आप नई नई सिचुएशन में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर अपने जो पढ़ रखा है, जो याद कर रखा है, जो समझ रखा है उसको अप्लाई करके देखते हो। एनालाइज में आप चीज़ों को कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करते हो कि क्या ये क्या है और वो क्या है, पूरा एनालिसिस करते हो, डिस्टिंग्विश करते हो उसको और अच्छे से एक्सपेरिमेंट करते हो। इवेल्युएट में आप उसके खिलाफ बोलते हो या पक्ष में बोलते हो, अब आप के खुद के वैल्यूएशन की अच्छा है कि बुरा है आप जज कर सकते हो। और क्रिएट में तो आप खुद से कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, ऑथर बन सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, काइंड ऑफ। तो भाई ये पूरा प्रोसेस है ह्यूमन ब्रेन का, जिसको मुझे आपको समझाना था। क्यों समझाना है इसको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी आपको किसी पैसेज को जब पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको पढ़ के उसको याद रखना है, रिमेंबर करना है कि भाई इसमें कहाँ क्या बातें लिखी है, कौन सी लाइन में क्या कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, बहुत सारी चीज़ें रिमेंबर होनी चाहिए। फिर साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते आपको अंडरस्टैंड भी होना चाहिए कि कहना क्या चाह रहे हैं इसमें। फिर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि बताओ उस पैसेज में जो ये लाइन लिखी है उसको यहाँ कैसे अप्लाई करोगे, तो एप्लीकेशन आनी चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि बताओ कि इस पैसेज में जो दो बातें लिखी है उनमें क्या अंतर है, तो वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, एनालाइज। फिर उन्होंने कहा बताओ ऑथर का टोन कैसा है इसके अंदर, ऑथर का टोन सिनिक है कि पॉजिटिविस्टिक है, तो इवेल्युएट भी करना है। और आखिर में गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो अपनी ओर से एक टाइटल क्रिएट भी करना है। इसका मतलब आपको इस पूरे लेवल को क्रॉस करते हुए क्रिएट तक पहुंचना है, यानी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर ही हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व कर पाते हैं। हमारे दिमाग को रिमेंबर से लेके क्रिएट तक पूरा ट्रेन करते हुए क्रिएट के लेवल पे पहुंचना है। ये तरीका है पढ़ने का। आया समझ? चलो भैया आगे बढ़ रहे हैं। मेन अपना जो टॉपिक है वो तो यही है
कि कैसे क्या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करना है। आगे इस पेज पे देखो क्या लिखा हुआ है। While each category contains subcategories, all lying along a same range from simple to complex and concrete to abstract, the taxonomy is popularly remembered according to 6 main categories. अब इन्होंने ऊपर जो मैंने पढ़ा है उसको पूरा एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहली वाली जो है मतलब स्टेप जिसको अपन बोलेंगे पिरामिड में, वो है रिमेंबर की। तो आपको रिमेंबर हो गया तो आपका नॉलेज हो गया, उतनी चीज़ का आपको ज्ञान हो गया। फिर आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, मतलब आप वो कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, उसको सिंपल कर पा रहे हो, सिंप्लीफाई कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। उसके बाद आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो सिचुएशंस में अलग अलग। फिर एनालिसिस कर पा रहे हो, उसके बाद उसको इवेल्युएट कर पा रहे हो, और आखिर में सिंथेसिस यानी कि चीज़ों को जोड़ पा रहे हो और जोड़ के कुछ नया बना पा रहे हो। मतलब जो मैंने ऊपर पढ़ा है उसी को इन्होंने अलग शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम यहाँ नोट्स में, है ना। तो अपन इसको समझ ही चुके हैं। सबसे पहले नॉलेज यानी कि याद हो गया, आपके नॉलेज में है चीज़, आपको याद है, रिमेंबर। फिर कॉम्प्रीहेंड करना यानी कि अंडरस्टैंड करना, तो नॉलेज यानी कि रिमेंबर, और कॉम्प्रीहेंड यानी कि अंडरस्टैंड, और बाकी तो अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट और सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ ही होता है चीज़ों को जोड़ना और जोड़ के कुछ नया बनाना, क्रिएट। चलो भैया, ये तो ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके नीचे आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन लाइंस विद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की लाइंस पे जोड़ के बताओ। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की लाइंस पे जोड़ के बताओ, मतलब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो पद्धति है उसकी लाइन यानी पद्धति है, उस पर चल के प्रूव करके बताओ। तो देखो इसको समझते हैं कैसे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से कर सकते हैं सॉल्व। ये समझेंगे अब, ये महत्व का है। सबसे पहला है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। अब देखना ना, छोटी सी बात है कि अलग अलग स्टेप थी। सबसे पहले रिमेंबर, फिर थी अंडरस्टैंड। आप सब चाहो तो इनको अलग अलग रखो, और इन्होंने क्या किया, इनको जोड़ जोड़ के रखा है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे लगाए, रिमेंबर और अंडरस्टैंड को जोड़ दिया, ये रिमेंबर और ये अंडरस्टैंड। फिर अंडरस्टैंड को अप्लाई से जोड़ दिया, तो ये ऐसे आपस में इंटरमिंगल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। फिर जब आपने जिस चीज को एनालाइज कर लिया उसको इवेल्युएट भी कर लो, उसको ऐसे जोड़ते जा रहे हैं। ठीक, तो ये ऐसा नहीं कि अलग अलग होता है, पहले रिमेंबर होता है फिर अंडरस्टैंड होता है। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड को आप एक साथ करोगे जब पैसेज पढ़ोगे, तो आपको पढ़ना भी है, समझना भी है पढ़ते ही, और समझ के कुछ कुछ चीजें याद भी कर लेनी कि क्या कहना चाह रहे हैं। उसको मैं फिर जोड़ूंगा, देखो आप। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, आगे क्या लिखा है, आस्क स्पेसिफिक डिटेल्स फ्रॉम द कंटेंट बॉडी ऑफ द, आस्किंग स्पेसिफिक डिटेल्स फ्रॉम द कंटेंट बॉडी ऑफ द पैसेज। तो उस पैसेज में या उस बॉडी में जो भी है, उस पैसेज की बॉडी में उसका जो भी कंटेंट है, पैसेज यानी पैराग्राफ जो आपको दिया है, उसमें जो भी लिखा हुआ है उसमें उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स आप पढ़ लो, और पढ़ते समय याद भी कर लो थोड़ी थोड़ी। अब देखो वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं होगी, लेकिन मोटा मोटा हिसाब किताब याद कर लो, और समझ भी लो कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक। फिर दूसरा अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कैसे करते हैं हम, जब हमने क्वेश्चन देखे एक बार कि नीचे क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से अब आपको अप्लाई करना है। उन्होंने नीचे एक वर्ड, जैसे पैसेज में उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड, ऐसा एक वर्ड था पूरे पैसेज में। नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स एस्टोनिश्ड या फ्लैबरगेस्टेड। तो भैया अब आपको पूरे पैसेज में ये याद होना चाहिए, है ना, और रिमेंबर तो है ही, और साथ में आपको उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए कि भाई यहाँ पे सिनोनिम का रूल लगेगा। और फ्लैबरगेस्टेड इन्होंने बोला है, तो फ्लैबरगेस्टेड का एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करो, कौन सा वर्ड फ्लैबरगेस्टेड के साथ सिनोनिम के तौर पे अप्लाई होगा। तो पूरे पैसेज में ये वर्ड आया सरप्राइज, तो इसको यहाँ अप्लाई करना है। ये वाला पॉइंट इस प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर ये बात अप्लाई करेगी, है ना। तो वर्ड्स, फ्रेज, ईडियम जो यूज हुए हैं उनका मीनिंग डिटरमाइन कर पाओगे जब आप अप्लाई कर पाओगे। इसलिए सेकंड स्टेप क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। ठीक है, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। ये देखो जुगलबंदी में चल रही है, उदाहरण देता हूँ ऐसे, जुगलबंदी में क्यों चल रही है भाई, रिमेंबर अलग रखो, अंडरस्टैंड अलग रखो। अभी आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी तो अलग अलग स्टेप थी, तो इनको जोड़ जोड़ के क्यों पढ़ा रहे, रिमेंबर अंडरस्टैंड एक साथ, फिर अंडरस्टैंड अप्लाई एक साथ। अरे भाई इसलिए कि जब हम कोई चीज करते तो एक समय में एक चीज थोड़ी होती कुछ, अब वो तो क्लासिफिकेशन करने के लिए ऐसा बताया है, लेकिन असल में तो दो चीजें एक साथ होती है ना। कई बार दो चीजें एक साथ होती है, तीन भी एक साथ हो सकती है ना। नीचे तीन भी लेंगे अपन, देखो कैसे। जैसे मैंने कहा भाई, खाना मुख में डालो, चबाओ,
निगलो और उसका स्वाद लो। अब मुंह में डालते ही स्वाद आने चालू हो जाता है, मुंह में डालते ही भोजन को चबाना चालू हो जाता है ना। जैसे ही मुख में हमने भोजन को प्रवेश कराया, सब चीजें एक साथ चालू हो जाती है। पर जब लिखेंगे या बोलेंगे तब इनको हम क्रम से बोलेंगे, पहले चबेगा फिर स्वाद आएगा, है ना। तीन चार चीजें अलग अलग लेकिन एक साथ हो जाती है ना। जब आप दुकान पे जाते हो तो पहले अग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस होता है। ठीक, पढ़ाते समय तो तीन चीज बोलनी पड़ेगी। भैया आपके यहाँ पर शैम्पू है? हाँ है। बेचोगे? हाँ बेचोगे। कितने में? 10 रुपए में। अग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो बेचिए। तो ये जैसे ही अग्रीमेंट हुआ वैसे ही हाथों हाथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर हाथों हाथ परफॉर्मेंस भी हो गया। उसने बॉटल दिया आपको, आपने 10 रुपए दिए। अब मुझे बताओ कि कहते समय पढ़ाते समय तो ये सब चीजें अलग अलग पढ़ाई जाएंगी, लेकिन असल में तो ये एक साथ हो रही। आप गए हो, आपने डायरेक्ट ही बोला भैया ये 10 रुपए और वो बॉटल दे दो उठा के, और उसने बॉटल उठा के दे दी। अब ये तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाथों हाथ बना और हाथों हाथ परफॉर्म भी हो गया, कितनी जल्दी सब कुछ हो गया। लेकिन देखा जाए तो इसमें सब है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी है। मैंने जैसे 10 रुपए आगे बढ़ाई, ऑफर है। उसने शैम्पू की बोतल उठाई, ये एक्सेप्टेंस है। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस, इसमें कंसिडरेशन जुड़ा हुआ है। मेरा 10 का नोट और उसकी बोतल, ये कंसिडरेशन। ये सब चीजें जब पढ़ाएंगे बोलेंगे तो अलग अलग जाएंगी, लेकिन जब असल में घटित होता है, असल में जब घटना घटती है तो सब एक साथ हो जाता है। लॉजिक समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाएंगे तो हर स्टेज अलग अलग पढ़ाएंगे, लेकिन जब दिमाग काम करता है तो फास्ट फास्ट काम करता है, एक साथ सब करता है। रिमेंबर अंडरस्टैंड एक साथ कर रहा है, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई फिर एक साथ कर रहा है। ठीक, इसलिए ऐसी जुगलबंदी बना दी है अभी। ठीक, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है बेटा, है ना। आपके प्रश्न हो सकते हैं लेकिन प्रश्नों का जवाब है हमारे पास। चलो, तो अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, फिर उसके बाद उसको एनालाइज एंड इवेल्युएट करो, है ना। कि भाई इन्फ्रेंसेस एंड कंक्लूजन निकाल लें कि क्या इस पैसेज का फाइनल कंक्लूजन है। इन्फ्रेंसेस यानी कि उसके अंदर से मेन चीजें निकालना, इन्फ्रेंस यानी टू ड्रॉ आउट। तो उसका सार निकाल लो कि कहना क्या चाह रहे हैं, ऑथर का टोन क्या है, इस टाइप से उसका मतलब। ये तो खैर अगली स्टेप पे आ जाएगा टोन तो, लेकिन हाँ फिर भी कहना क्या चाह रहा है पैसेज में, ये इवेल्युएट कर लो। फिर प्रॉपर इवेल्युएशन में आप ऑथर का टोन, वो पैसेज किस बारे में है, किस फील्ड से रिलेटेड है, ये आप इवेल्युएट करते हो। तो आप उसको एक बार और अच्छे से इवेल्युएट कर लेते हो, अलग से स्टेप नहीं है। एनालाइज एंड इवेल्युएट में ये हो जाता है, पर ये फिर भी और अच्छे से इवेल्युएट करना हो तो थोड़ी देर सिर्फ इवेल्युएट पे टाइम दो, 30 सेकंड 25 सेकंड किसी पैसेज को पढ़ के। फिर आखिरी में तीन चीजें एक साथ कर लो, अंडरस्टैंड अप्लाई एंड इवेल्युएट। समझ भी लो, अप्लाई भी कर लो, इवेल्युएट कर लो। और फिर आखिरी में एक साथ तीन चीजें कर लो, अंडरस्टैंड इवेल्युएट अप्लाई, सब करने के बाद साथ में क्रिएट भी कर लो एक सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। बेसिकली ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसी लाइन में चलेगा बिल्कुल। पहले आपका रिमेंबर अंडरस्टैंड करोगे आप पैसेज को, फिर अंडरस्टैंड एंड अप्लाई करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका दिमाग शार्प है ना, तो आप एक साथ पैसेज को एक या दो बार पढ़ के चारों पांचों लेवल एक साथ क्रॉस कर सकते हो। आपको याद भी हो गया है क्या है उसमें, मेन मेन वर्ड सारे याद कर लिया आपने, क्या कहना चाह रहा है आपने समझ भी लिया है, आपने उसका टाइटल भी सोच लिया है, आपने ये भी जान लिया है कि भाई ये किस बारे में है, इसमें ऑथर का टोन क्या है। सब चीजें हो सकता है कि दो बार पढ़ने के बाद आपको एकदम से क्लियर हो गई और आप पांचों छह स्टेप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के एक साथ कर गए हो। ये जनरल अपन तरीका देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं एबिलिटी। ऊपर क्या लिखा है देखो आप, यहाँ लिखा है एरिया टेस्टेड या आपकी एबिलिटी। तो अगर आपकी एबिलिटी है रिमेंबर और अंडरस्टैंड करने की, तो आप ये चीज कर पाओगे, इन प्रश्नों का जवाब दे पाओगे। अगर आप अंडरस्टैंड और अप्लाई दोनों कर सकते हो तो आप इन प्रश्नों का जवाब दे पाओगे जो नीचे पैसेज के पीछे दिए होंगे। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप इन दो प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। इवेल्युएट कर पा रहे हो तो टोन पकड़ लोगे, अंडरस्टैंड अप्लाई इवेल्युएट करोगे तो थीम पकड़ लोगे, मेन आइडिया पकड़ लोगे, अंडरस्टैंड इवेल्युएट और क्रिएट कर लोगे तो सुटेबल टाइटल भी दे पाओगे। ये सिर्फ अगेन, ये जो पैराग्राफ है 1.2 जो हमारा पैराग्राफ है और नीचे जो टेबल बना हुआ है, ये फिर उसी चीज को समझा रहा है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से जब चलेंगे तो जो व्यक्ति उस टैक्सोनॉमी में इस पोजीशन पे होगा वो इस तरह से उत्तरों का जब क्वेश्चंस का जवाब दे पाएगा। और जो आखिरी में अंडरस्टैंड इवेल्युएट और क्रिएट तीनों ही, यानी कि अब क्रिएट पे पहुंच गए मतलब नीचे का सब कुछ कर चुके हो, नीचे की सारी स्टेप आप पार चुके हो, रिमेंबर अंडरस्टैंड सभी कुछ, तो फिर वो टाइटल भी दे पाएगा, सुटेबल टाइटल भी दे पाएगा, यानी कि फिर वो सारे ही प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे पाएगा। ये अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के साथ जोड़कर समझा गया है। एग्जाम में ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आने वाली नहीं है, ना ही अभी तक जो पढ़ा है उसके ऊपर कुछ आने वाला है। तो सर आपने इतनी मेहनत क्यों की हमारे लिए? इसलिए क्योंकि समझाना, सब कुछ समझाना मेरा कर्तव्य है।
ये चीज़ आपको जीवन में हर जगह काम आनी है ना। अब आप कहीं भी किसी फील्ड में जाओगे तो अपने दिमाग को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से ट्रीट करना, ठीक, और वैसा फिट करते जाना और आखिरी में अपने आप को क्रिएट के लेवल पे ले जाने की कोशिश करना, है ना। तो अब एक नया लक्ष्य भी मिला है कि हमको सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ समझना नहीं है, हमको अपनी फील्ड का मास्टर बनना है कि हम क्रिएट तक पहुंचे, हम इनोवेटर बने, हम कुछ लिखें, हम कुछ अपनी तरफ से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करके चले जाएं। चल भाई, मूवी बनाने वाले क्या करते हैं, यही तो करते हैं, दे आर क्रिएटर्स, नई नई मूवीज लिखते हैं, क्रिएट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। अपनी फील्ड का टॉप नॉच बनना हो तो क्रिएट वाले लेवल पिनाकल पे पहुंचना पड़ेगा, टॉप पे पहुंचना पड़ेगा। तो उसको हमने जोड़ के पढ़ने की कोशिश की। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अप्रोच क्या रहेगी हमारी, कैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें एग्जाम में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको समझते हैं। येलो कलर का लेते हैं हम लोग मार्कर। अब ये हम यहाँ 1.3 नाम के पैराग्राफ पे है, पॉइंट पे है, अप्रोच टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। चलो समझते हैं। सबसे पहला है रीड द पैसेज क्विकली एंड अंडरस्टैंड द मेन आइडिया। सबसे पहले फर्स्ट क्विक रीडिंग, इसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट क्विक रीडिंग। पहली बार में आपको पैसेज को, क्विक मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है, रिलेटिवली क्विक, एक बार आपको पूरा पैसेज थोड़ा जल्दी पढ़ लेना है, इस तरीके से कि थोड़ा समझ में भी आते जाए और आपको मेन आइडिया तो समझ में आ जाए, कि मोटा मोटा हिसाब किताब निकल जाए कि भाई हाँ ये पैसेज इस बारे में है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक। और मजी बात यह है कि जो फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, इस फर्स्ट रीडिंग को करते करते आपको जहां जहां मेन पॉइंट्स, की वर्ड, कोई नया वर्ड, कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या कोटेशन जहां जहां आ रहा है उसको अंडरलाइन करते जाओ। अब सर एग्जाम में पेपर में तो अंडरलाइन करना अलाउड ही नहीं है, हम कैसे करेंगे हमारे एग्जाम में? तो आप दिमाग में फिट कर लो कि भाई ये हमको ये लाइन मेन लग रही है ना, या वो वर्ड अपनी कॉपी में पीछे एक रफ पेज बना ही लो और रफ पेज में लिख लो कि ये एक वर्ड आया है इस लाइन में, ये एक कोटेशन आया है इस लाइन में, आप चाहो तो ऐसा पैसेज पढ़ते पढ़ते ये काम करते जाओ। अंडरलाइन तो करना अलाउड नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको अपने दिमाग में हाईलाइट करते जाओ, अंडरलाइन नहीं कर सकते तो। फिर अब मतलब बेसिकली फर्स्ट और सेकंड जो अप्रोच है, स्टेप बाय स्टेप, ये जो पहली और सेकंड है, ये तो फर्स्ट क्विक रीडिंग से रिलेटेड है। तो पहले एक क्विक रीडिंग करो और उस क्विक रीडिंग में इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टेटमेंट वगैरह उनको दिमाग में बिठा लो, आइडेंटिफाई कर लो। अंडरलाइन करना अलाउड हो तो ठीक, अदरवाइज दिमाग में बिठा लो, कहीं लिख लो। उसके बाद स्कैन थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, एक बार जितने क्वेश्चन दिए नीचे पहले वो देख लो, और क्वेश्चन भी दिमाग में बिठा लो, ऐसा नहीं क्वेश्चन देखा फिर भूल गए कि क्वेश्चन ही क्या था। क्वेश्चन सारे देख लो और दिमाग में याद कर लो कि ये क्वेश्चन है, ठीक। तो अप्रोच नंबर 3, स्कैन थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। चौथे नंबर पे, अब जब क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए एक बार पैसेज दूसरी बार पढ़ो। तो पैसेज कितनी बार पढ़ना है? 2 बार। पहली बार क्विक रीडिंग, उसमें मेन मेन आइडिया निकाल लो जो जो आप निकाल सकते हो। उसके बाद फिर क्वेश्चन देखना है और अब की बार क्वेश्चन के हिसाब से एक बार और पैसेज को पढ़ना है, ठीक। तो रीड द पैसेज अगेन, मेकिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वेश्चन। और अब की बार आपको क्वेश्चन याद है दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते जाओ कि ये क्वेश्चन का यहाँ आंसर है ना, इस तरह से आंसर ढूंढते जाओ, ठीक। अंडरलाइन द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आस्क्ड फॉर इन द क्वेश्चन टू अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन। अगेन अंडरलाइन अलाउड नहीं है, तो आपको जहां लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस लाइन में है, मतलब ये पैसेज के नीचे 5 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पैसेज की 8वीं लाइन में है, तो उसको अंडरलाइन तो कर नहीं सकते आप एग्जाम में, तो यहाँ मैंने पहले लिखा अंडरलाइन, पर ये अंडरलाइन मतलब उसको हाईलाइट कर लो दिमाग में, है ना। और उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन को देखो आप, कि भाई क्वेश्चन क्या है और ये जो लाइन में मुझे लग रहा है कि ये 8वीं लाइन में आंसर है, तो उसको मैच करके भी देखना है अपने आप, डिटेल पढ़ के इसकी थोड़ी एक बार फिर से, कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ, कि पता नहीं मुझे लग रहा है कि इसका ये आंसर है लेकिन ये इसका आंसर नहीं, तो उसको थोड़ा डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन को देखो ताकि मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। अच्छा, आखिरी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं वैसे भी। अ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ कि इस पैसेज में ऐसा ऐसा क्यों हुआ और फिर आपको उसको 4 लाइन में आंसर देना है, नहीं। वो आपको जो भी क्वेश्चन देंगे अनसीन पैसेज में, सीए के एग्जाम में, सीए फाउंडेशन में, तो एक सेंटेंस देंगे, क्वेश्चन देंगे, उसके 4 ऑप्शन देंगे, फिर एक क्वेश्चन देंगे, उसके 4 ऑप्शन। तो बेसिकली सारे क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मल्टीपल चॉइस टाइप ही होंगे। अब सोचो आप कितना आसान हो गया है। सबसे पहले तो आपको उन्होंने पैसेज दे दिया है, तो आंसर देख के देना है। दूसरा, देख के देने में भी 4 ऑप्शन देंगे,
ये तो बहुत आसान हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो कि जब इतना सब कुछ आसान है तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा आएगा। क्वेश्चन वो जो है आपसे बहुत ही दिमाग जिसमें आपको लगाना पड़े, इन्फ्रेंस ड्रॉ करना पड़े, अंडरस्टैंड करके उसको वहां पर फिट करना पड़े, और मिलते जुलते आंसर नजर आएंगे आपको चारों। ऑप्शन भी ऐसे देंगे कि यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, कंफ्यूजिंग ऑप्शन होंगे, और आपको मिस इंटरप्रिटेशन ना हो इस तरीके से पढ़ते हुए उस आंसर को देना रहेगा। ठीक। तो टू अवॉइड द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन, फिर इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर आपको दो दो आंसर अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, कोई दो तो इजीली आप नॉकआउट कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन किन्हीं दो में कंफ्यूजन होगा, ये बहुत चांसेस है। तो अगर आपको दो आंसर अप्रोप्रिएट लग रहे हैं इस कंटेक्स्ट में, तो फिर जहां आपको आंसर लिखा हुआ दिख रहा है पैसेज में, उस जगह एक बार और पढ़ो कि यार क्या डिफरेंस है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में, और एक बार और पढ़ के उनको बहुत प्रिसाइजली जब आप फिट करके देखोगे, यानी कि अप्लाई करोगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का अप्लाई वाला, अब आप इवेल्युएट भी कर रहे हो, एनालाइज भी कर रहे हो, फिर उसको अप्लाई करके देख रहे हो ऑप्शन से, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ये सी और डी में जो कन्फ्यूजन था उसमें एक बार और पढ़ा उसी जगह जाके जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन था पैसेज में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कंपेयर करने पे कि सी और डी में सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना। तो जल्दबाजी मत करना, आराम से करना। और आखिरी में 7th पॉइंट, रिव्यू बिफोर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, जनरली 5 क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो पूरा पैसेज, उसके नीचे 5 क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन में 4 4 ऑप्शन रहेंगे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे जनरली, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तकरीबन 5 से 6 नंबर का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा। 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आए कभी तो 6 नंबर का, बस। पर ये बहुत ही आसान चीज़ है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लो भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हमारी अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग। ठीक। फर्स्ट रीडिंग के समय हम लोगों को जो जो चीज़ें लग रही है अंडरलाइन करने की, हाईलाइट करने की, दिमाग में फिट करने की, मेन पॉइंट कोई नज़र आ रहा है तो उसको अंडरलाइन करते जाना है, और मेन आइडिया भी एक बार समझ लेना है मोटा मोटा। ठीक है, दो दो स्टेप हो गई। फिर उसके बाद क्वेश्चन सारे पढ़ लेने एक बार। ठीक है, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, देखो ऐसा रिवाइज करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन सारे पढ़ लो। फिर चौथी स्टेप में जाके जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसके हिसाब से अब एक बार पैसेज पढ़ो, और वहाँ मार्क करते जाओ दिमाग में या कॉपी पेन पे पीछे रफ पेज में। सर एग्जाम में रफ पेज बना सकते हैं पीछे, बोले हाँ बिल्कुल बना सकते हो। ऊपर बड़ी हेडिंग डालो रफ वर्क, और उस रफ वर्क वाले पेज में आप जो कुछ भी लिख सकते हो, और ऊपर हेडिंग डाल दो रफ वर्क, प्लीज डू नॉट चेक दिस पेज। ऐसा लिख के आप उस पेज पे जो चाहो जैसे चाहे लिख सकते हो, घबराना मत। मैथ्स में भी ऐसा करते थे, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ पूरे अनुभव के साथ, सबसे ज्यादा एग्जाम दिए मैंने। चलो, तो एक बार पैसेज अब आपको फिर से क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना है, और अब क्वेश्चन की स्पेसिफिक डिटेल्स को दिमाग में मार्क करते जाना है। ठीक है। उसके बाद आपको मिस इंटरप्रिटेशन ना हो इसलिए फिर से एक बार जो क्वेश्चन में डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछिए उसको समझते जाना है, मार्क करते जाना है। अगर कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो और दो आंसर आपको ऐसा लग रहे हो कि दोनों सही हैं, तो फिर एक बार उस पोर्शन को, पैसेज को फिर से पढ़ो, उस पोर्शन में जहाँ आंसर है आपको लगता है कि यहाँ आंसर है, और उसको दोनों ऑप्शन से मैच करके देखो, तो जो ज़्यादा सही लगेगा वो सही होगा। और आखिरी में एक बार अपने क्वेश्चन को फिर देख लो, रिव्यू कर लो कि हाँ सही है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। दिस इज द अप्रोच टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज स्टेप बाय स्टेप। इसमें एक चीज़ जो मुझे अपनी ओर से ऐड करनी है, अपनी ओर से ऐड करनी है, एक तरीके से 8वां पॉइंट, या मैं उसको बल्कि पहला पॉइंट बोलूँगा मेरे हिसाब से, वो है इंक्रीज योर या एक्सपांड योर आई स्पैन। क्या बोला? एक्सपांड योर आई स्पैन। और ये प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते समय नहीं होगी ये चीज़ मैं आज आपको बोल रहा हूँ, ए पॉइंट बना रहा हूँ, एकदम ए क्लास का ए पॉइंट, ये प्रैक्टिस आज से करनी है। आई स्पैन बढ़ाओ, मतलब अपनी आंखों का जो एंगल है डिग्री देखने का वो बढ़ाओ। आप अगर यूं देखते हो, ऐसे सीधे सीधे 90 डिग्री पे देख रहे हो राइट एंगल, तो ये नहीं चलेगा भैया। आपको अपना आई स्पैन बढ़ाना पड़ेगा 190 डिग्री, 120 डिग्री, 119 डिग्री के आसपास। आजकल कैमरे भी आते हैं मोबाइल फ़ोन के, तो वो उसका वाइड एंगल लेते हैं। 4 एंगल है क्वाड कैम, तो वाइड एंगल वाला कैमरा कितने डिग्री का है, 105 डिग्री का है कि 112 डिग्री का है कि 120 डिग्री का है। तो जितने 120 डिग्री का वाइड कैमरा होगा उतना पिक्चर अच्छा, वाइड पिक्चर लेगा, बड़ा पिक्चर लेगा, आप अच्छे से पिक्चर ले सकते हो। तो आई स्पैन मतलब अपनी आंखों का दायरा। कभी आपने देखा घोड़े को यहाँ पे यूं लगा देते हैं कुछ ऐसा, अब वो इसलिए लगाता है कि घोड़े को इधर उधर का नहीं दिखे, तो सीधे सीधे देखे, तो सीधे सीधे चले।
नहीं तो घोड़ा इधर उधर देखता है ना तो फिर कहीं भी इधर उधर जाने लगता है, आप उसको सीधे चलाओ तो भी इधर उधर जाने लगता है। कहीं पे कोई घोड़ी दिख गई, कुछ इसकी गर्लफ्रेंड दिख गई तो वही निकल जाएगा खेत वेत में। तो भैया घोड़े को वो लगा देता है। पर हमको ऐसा नहीं लगाना है अपने आसपास, हमको अपने आसपास का एरिया खुला रखना है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बड़ा पैसेज आया तो आपको पढ़ने में टाइम लग जाएगा। आई स्पैन से आप एक बार में जब पहली बार दृष्टिपात करते हो, देखते हो, तो एक साथ कितने वर्ड्स उठाते हो, है ना? अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, आइडेंटिफाई कीवर्ड, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ स्क्रीन पे, अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स। तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे अंडरलाइन से लेके स्टेटमेंट तक का इकट्ठा दिखता है, तो मैं जल्दी पढ़ पाता हूँ। अगर मेरा आई स्पैन छोटा होगा तो मैं अंडरलाइन को देखूंगा, फिर उठाऊंगा, फिर उठाऊंगा, फिर मेन, फिर उठाऊंगा, फिर पॉइंट। तो फिर तो मुझे पढ़ने में टाइम बहुत लगेगा। एक एक वर्ड पढ़ते ना, एक एक वर्ड उठा उठा ये दो दो वर्ड पढ़ते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। आपका जब आई स्पैन बड़ा होता है तो आप ज़्यादा पढ़ पाते हो, ज़्यादा पढ़ पाते हो तो आप 10 लाइन के पैराग्राफ को आप 1 मिनट में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आई स्पैन छोटा हो तो 10 लाइन के पैराग्राफ को आपको 2 मिनट 1.5 मिनट लग जाएगा। और यहाँ टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। ये टेक्निक पूरे इंडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं इतने अच्छे से, ये मेरी गारंटी। मैंने ये क्लैट में भी पढ़ाई है बच्चों को, कैट में भी पढ़ाई है, IPM में भी पढ़ाई है, अरे बात पूरे अनुभव के साथ। आई क्या बच्चों बात समझ? बहुत अच्छा। तो आई स्पैन बढ़ाना है अपने को। आई स्पैन बढ़ाने से हम ज़्यादा वर्ड्स ले पाते हैं, तो हम एक दो की जगह 3 बार भी पढ़ सकते हैं पैसेज अगर कन्फ्यूजन हो तो। ज़रा टाइम इधर उधर हमने बचाया थोड़ा थोड़ा, तो उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि हम 2 की जगह 3 बार भी पढ़ सकते हैं। 2 तो मिनिमम लिखा है मैंने यहाँ पे अप्रोच में, आप चाहो तो ज़रूरत पड़े तो 3 भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं, है ना? तो अब वो 3 बार तीसरी बार पढ़ने में टाइम चला जाएगा तो कोई क्वेश्चन दूसरा छूट जाएगा। लेकिन अगर आई स्पैन बढ़ा लिया तो आप उतने ही समय में 3 बार पढ़ पाओगे। ये तो बढ़िया है ना यार। आप कम से कम रिसोर्सेस में अधिक से अधिक आउटपुट लो, यही तो बिजनेस का मैनेजमेंट है, यही तो बुद्धिमानी है। तो उतने कम से कम टाइम डिवोट करके ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ सको, तो ये तो फ़ायदा ही देना है आपको। तो अपना आई स्पैन को एक्सपांड करना है, चौड़ा करना है, बड़ा करना है। ठीक है बच्चों, और ये किससे होता है? ये लगातार पढ़ने की प्रैक्टिस से होता है। आप लॉ की किताब पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ रहे हो, इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो आज से एक चीज ये दिमाग में बिठा लो कि इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते भी मुझे इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को अच्छा करने के लिए आई स्पैन बढ़ाना है। तो जो पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इन शॉर्ट्स पे न्यूज़ पढ़ रहे हो, मोबाइल में कोई मैसेज पढ़ रहे हो, आई स्पैन बढ़ा लो अपना। कोशिश करो कि मैं प्रैक्टिस करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड एक साथ पढ़ो, है ना? चलो ये आपको कहीं ना कहीं काम देगी। बहुत अच्छा। फिर है वोकेबुलरी इन्हेंसमेंट। ये मैं आपको नहीं करा रहा, है ना, क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ जब वोकैब पढ़ा रहा था आपको, कि वोकैब को हम अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं। और वोकैब क्यों काम आएगी? भाई मैंने आपको कोई पैराग्राफ दिया, एग्जामिनर ने आपको कोई पैराग्राफ पैसेज दिया कॉम्प्रिहेंशन, और फिर उसने उसमें से वर्ड्स पूछे कि बताओ इस वर्ड का मीनिंग क्या है, और आपको वोकैब आती ही नहीं, वर्ड का मीनिंग ही नहीं आता, एक नंबर गया। दूसरा, नहीं भी पूछा कोई वर्ड, पर वो आपको बीच में ऐसे भारी भारी कुछ 2-3 वर्ड आ गए जिनका मीनिंग ही नहीं मालूम है, और उनका मीनिंग नहीं मालूम होने के कारण आपको पैसेज का ही मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है। बिना वोकेबलरी को इन्हेंस किए, बिना शब्दों का ज्ञान अच्छा लिए, किसी भी सूरत हाल में आप लोग अनसीन पैसेज को, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को अच्छे से कर ही नहीं सकते। इसलिए वोकेबलरी को तो इन्हेंस करना ही है। चलो मन नहीं मान रहा है, एक बार शॉर्ट में आपको ये भी बताता हूँ कि कैसे आप वोकेबलरी अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। मैगजीन पढ़ो, देखो, है ना, अच्छे अच्छे मटेरियल पढ़ो, पर्टिकुलरली जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, चाहे वो मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, नॉवेल हो, या कोई भी टेक्स्ट हो। डिक्शनरी या थिसॉरस को, थिसॉरस यानी वही डिक्शनरी, एक प्रकार की, उसको पढ़ते रहो। नया वर्ड जैसे ही मिले, मीनिंग नहीं आता है तो डिक्शनरी में मीनिंग देख लो, ताकि वो याद हो जाए कि अच्छा ये मीनिंग है, अब याद रहेगा। फिर रोज एक नया वर्ड याद करने की प्रैक्टिस करो। एक नया वर्ड रोज याद करो कि भैया एक डिक्शनरी में से एक वर्ड निकाला और ये वर्ड का मीनिंग ये है और मैंने आज ये वर्ड याद किया। घर में कहीं भी यूज़ करो उसको, एक वर्ड नया याद करो। ग्रुप ऑफ वर्ड्स याद करो जो एक साथ आते हैं। अच्छा, ये 2 वर्ड हमेशा कोलोकेशन के तौर पे यूज़ होते हैं, या ये फ्रेजल वर्ब है, ग्रुप ऑफ वर्ड है। इसके अलावा अगर आपको याद करने में तकलीफ हो रही हो तो किसी भी चीज़ के साथ उसको रिलेट कर दो। जैसे कि हम क्या करते थे, असैसिनेशन को याद करना हो तो SSI नेशन, तो गधा, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं, मेरे ऊपर मेरा देश। तो हमने असैसिनेशन के लिए गधा रख लिया, और गधे को लोग मारते हैं, है ना, गधे को लोग मारते हैं, पीटते हैं, है ना, काम कराते हैं उससे। तो गधे को मारना, असैसिनेशन यानी मारना। तो इस तरह से आप चीज़ों के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ उनको जोड़ सकते हो याद करने के लिए, है ना।
यद्यपि इसका ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही एब्सर्ड है, रिडिकुलस है, लेकिन शुरू शुरू में जब तक आपको पूरी तरह से याद नहीं हो जाता, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो आप अच्छे से, तो उसको किसी चीज़ के साथ जोड़ दो ताकि वो देख के आपको वर्ड का मीनिंग याद आ जाए। ये भी एक टेक्निक है। और इसके अलावा क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करो, मुझे बहुत शौक है क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करने का, दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों का। तो क्रॉसवर्ड पजल से भी नए नए वर्ड्स हमको मिल जाते हैं, और याद भी हो जाते हैं। ये भी पढ़ा दिया, चलो थोड़ा कुछ भी नहीं, अपन ने एक एक लाइन एक एक चीज़ जो अपने को पढ़ना है वो अपन ने अच्छे से पढ़ी। ये हुआ हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का थ्योरेटिकल पार्ट। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊं यार यही क्लास में। तो अपन प्रैक्टिस करते हैं, इलस्ट्रेशंस लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। चलो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो भाई, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक सेकंड बच्चों। जो एक खास तरह के वेंटिलेशन सिस्टम से लैस होती है। चलो छोटा सा डिस्टर्बेंस था, हो गया, कुछ काम था। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। स्टार्ट करते हैं हम लोग पैसेज 1। चलो पहली बार मैं क्विक रीडिंग करता हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक बार और रीडिंग करेंगे, पूरा अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो टेक्निक है उसको। मैं पढ़ता हूँ, देखो पढ़ते कैसे। नाउअडेज वी आर अज्यूम्ड बाय प्रोफेशनल्स। Why listen to your friends singing when you can hear the great singers of the world on a gramophone or the radio? Why read even a detective story if you can see one at the cinema? And why play football with players who are not very good when you can go by train or car to see some of the best players in your country playing an important match? Or if you have a television set, just sit comfortably at home and watch the same without the trouble of going outside. Okay, मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इतना सारा मनोरंजन का साधन जब घर पे उपलब्ध है, टीवी पे है और मशीनों पे है, तो काय को असल जिंदगी के लोगों से जाके मिलो और उनके साथ बैठ के मनोरंजन करो। ये मोटा मोटा आइडिया है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्राइमरी क्रिटिसिज्म ऑफ द ऑथर अबाउट हिज कंटेम्प्रेरी इज दैट, अब कंटेम्प्रेरी यानी उसके समय के जो लोग हैं, ऑथर के समय के जो लोग हैं मॉडर्न एरा के, उनके बारे में ऑथर का प्राइमरी क्रिटिसिज्म क्या है? तो वो अनप्रोफेशनल अनस्किल्ड हैं, वो सारी अच्छी चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं, अम्यूज़मेंट में वो सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, या अम्यूज़मेंट यानी मनोरंजन के साधनों के लिए उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही आलस भरा और मशीन बेस्ड है, मैकेनिकल है, खुद करने के बजाय मशीन बेस्ड करना चाहते हैं। चलो ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, ऑथर का इंप्रेशन आपके मन पे क्या पड़ रहा है? टोन पूछा है, टोन। वो एक नेगेटिव आदमी, सब गलत गलत हो रहा है, सिनिक, सिनिक यानी नेगेटिव आदमी। ओल्ड टाइमर, पुराने जमाने का व्यक्ति है। रिफॉर्मर, वो बदलाव लाना चाहता है। या सोशल क्रिटिक, सोसाइटी की क्रिटिसिज्म कर रहा है कि लोग सब गलत कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब एक बार पैसेज को दोबारा पढ़ते हैं। Nowadays we are amused by professionals. Why listen to your friends singing when you can hear the great singers of the world on the gramophone or the radio? मतलब अपने दोस्तों को गाते हुए क्यों सुने जब आप ग्रामोफोन या रेडियो पे सुन सकते हैं? मतलब अपने को लग रहा है कि ये मशीन और लेजी हो गए लोग, दोस्त से मिलना सुनना उसके गाने सुनने के बजाय ग्रामोफोन पे ही बैठे बैठे सुन लो। तो अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन जब मशीन से ही हो रहा है, तो कहने की क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझ में आ रहा है कि इसका आंसर डी हो सकता है। वाई रीड इवन अ डिटेक्टिव स्टोरी, जब आप एक सिनेमा में देख सकते हो। अगेन सिनेमा मशीन से प्रोजेक्टर से चल रही है, पढ़ने में कौन टाइम वेस्ट करे, यानी लेजीनेस। वाई प्ले फुटबॉल विथ प्लेयर्स, अगेन लेजीनेस। ऐसे दोस्तों के साथ फुटबॉल क्यों खेलो जो जिनको जो अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है, जब आप कार या ट्रेन से मशीन में बैठ के जा सकते हो किसी भी देश में एक इंपॉर्टेंट मैच जो कंट्री खेल रही है आपकी उसको देखने, या घर पे टेलीविजन सेट है तो बहुत अच्छा। And why play football with players who are not very good when you can go by train or car to see some of the best players in your country playing an important match? Or if you have a television set, just sit comfortably at home and watch the same without the trouble of going outside. भाई यहाँ पर वो कोई बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ये सब गलत है, तो ये सब गलत है और तुमको ऐसा करना चाहिए, रिफॉर्म तो नहीं है। और ये सब बकवास है, नहीं है, उसने कहीं बुराई भी नहीं की है, मतलब ऐसे नेगेटिविटी नहीं फैलाई है। और पुराने ज़माने में ऐसा होता था ये भी नहीं कह रहा है वो,
मतलब वो सिर्फ सोसाइटी की क्रिटिक कर रहा है कि भाई लोगों का ये नजरिया है, ऐसा बस क्रिटिसिज्म कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 जो था, द प्राइमरी क्रिटिसिज्म ऑफ द ऑथर अबाउट हिज कंटेम्प्रेरी इज दैट, इसका आंसर डी है, दे हैव अ लेजी एंड मैकेनिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स अम्यूजमेंट्स। द इंप्रेशन यू गेट अबाउट द ऑथर इज दैट ही इज अ, इसमें भी नेगेटिव भी नहीं जा रहा है, वो पुराने जमाने की भी बात नहीं कर रहा है, बदलाव की तो उसने कोई बात ही नहीं कि ऐसा बदलाव आना चाहिए, बस वो सोसाइटी की क्रिटिक कर रहा है ना, सार्काज्म में एक तरीके से वो ताना मार रहा है। हाँ भाई, क्यों जाए अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जब आप टेलीविजन पे देख सकते हो या कहीं भी गाड़ी से जाके किसी कोई मैच देख सकते हो, काय को कोई नॉवेल पढ़े जब आप सिनेमा में देख सकते हो। तो काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म है, तो सोशल क्रिटिक है वो। तो मेरी तरफ से इसका आंसर है 1 का भी डी और 2 का भी डी, आंसर इज डी डी। चलो भाई, ये तरीका है। ठीक, 2 पैसेज तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा छोटे छोटे, क्योंकि टाइम की कमी है, और बड़े पैसेज आपके लिए हैं। अब करो प्रैक्टिस, और कहीं कोई तकलीफ आए तो मुझे कांटेक्ट करो, है ना। मैंने यहाँ पर पीछे और भी कुछ पैसेजेस दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, मॉड्यूल में कुछ पैसेजेस हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको वो सारों की प्रैक्टिस करना है। एक बार पढ़ो, फिर उनके आंसर खुद देने की कोशिश करो, और पीछे से उनके आंसर्स क्रॉस चेक करो। ठीक है बच्चों, चलो एक पैसेज और कराता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस 2 की कराऊंगा, बोला था 2 की कराऊंगा। चलो, इसमें 4 क्वेश्चन हैं। पैसेज 2, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, अब 2 की जगह 4 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन करते हैं। इस पे अपन कलर लेते हैं पिंक, लाइट पिंक। पैसेज 2, वन डे we were becalmed among a group of small islands, most of which appeared to be uninhabited. As soon as we were in want of fresh water, the captain sent the boat ashore to bring off a cask or two. But we were mistaken in thinking there were no natives. For scarcely had we drawn near to the shore when a band of savages rushed out of the bush and assembled on the beach, brandishing their clubs and spears in a threatening manner. ये हो गया पैसेज। हाँ भाई, मेरे को मोटा मोटा समझ में आ गया है कि ये कोई अपनी स्टोरी बता रहा है कि हम जो है किसी आइलैंड पे जाके रुके, हम पानी की यात्रा पे थे, कहीं हमको प्यास वास लगी, पानी की इच्छा थी, किसी आइलैंड पे गए, हमको लगा कि वहाँ पर कोई भी, उस आइलैंड पे कोई नेटिव नहीं रहते होंगे, सब इनहेबिटेड अनइनहेबिटेड है, यानी वहाँ पर कोई हैबिटेशन, कोई रहने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन हमारी गलती थी, वहाँ पर कुछ आदिवासी लोग आ गए, सैवेजेस, एकदम जंगली लोग, झाड़ियों के पीछे से, और अपने क्लब्स एंड स्पीयर्स को ब्रांडिश करने लगे। अब ब्रांडिश का अर्थ होता है ऐसे है लहराना हवा में, और क्लब्स एंड स्पीयर्स यानी कि उनके जो भाले वगैरह जो हथियार थे, वो डराते हुए हमारे सामने ऐसे हिलाने लगे कि मार देंगे तुमको। मोटा मोटा हिसाब किताब से समझ में आ गया। फिर है द कैप्टन सेंड द बोट अशोर टू, कैप्टन ने, जहाज के कैप्टन ने छोटी सी बोट लेके लोगों को आइलैंड पे क्यों भेजा था? तो पानी लेने, है ना। वी वर इन वांट ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर चाहिए था, तो पानी फेच यानी लेने, पानी लेने। समझ में आ रहा है? अभी तो एक बार पढ़ा उसमें। द सैवेजेस ब्रांडिश देयर स्पीयर्स इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, तो ये तो थ्रेटनिंग मैनर है, डराने के लिए। देखते हैं, इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड्स वर, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, मैन ईटर्स, पायरेट्स, क्रूल पीपल, प्रिमिटिव ट्राइब्स। फिर विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स अ लार्ज कंटेनर। क्वेश्चन पढ़ लिए अपन ने, अब एक बार वापस से पैसेज पढ़ते हैं। वन डे वी वर बी काम्ड अमंग अ ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स, छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड्स के बीच में, समुद्र में, और आसपास दूर दूर थोड़े थोड़े स्मॉल आइलैंड्स के बीच में हम बी काम्ड यानी शांति से जा रहे थे। और वो अधिकतर आइलैंड जो है इनएनहेबिटेड थे, यानी कि मोस्ट ऑफ विच अपीयर टू बी अनइनहेबिटेड। एज सुन एज वी वर इन वांट ऑफ फ्रेश वाटर, द कैप्टन सेंट द बोट अशोर टू ब्रिंग ऑफ अ कास्क और टू। ओह, मतलब कास्क यानी कि बड़ा कंटेनर में पानी भर के लाओ, एक या एक से एक या दो, एक दो कास्क, मतलब कास्क और टू मतलब एक या दो कास्क में पानी भर के लाओ, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया कास्क। लेकिन हमारी ये गलती थी, बट वी वर मिस्टेकन इन थिंकिंग दैट देयर वर नो नेटिव्स, फॉर scarcely had we drawn near to the shore when a band of savages, band of savages, band यानी ग्रुप ऑफ savages यानी जंगली लोग। अब जंगली लोग मतलब आदि मानव नहीं, जंगली लोग मतलब जो इंसानों को खा जाते हैं वो भी नहीं, प्रिमिटिव ट्राइब्स, हाँ ठीक है। वो बुश यानी झाड़ियों में से बाहर आए, रश्ड आउट ऑफ द बुश एंड असेंबल्ड ऑन द बीच, ब्रांडिशिंग देयर क्लब्स एंड स्पीयर्स इन अ थ्रेटनिंग मैनर, डराने के लिए वो अपने भाला और हथियार जो थे, क्लब्स एंड स्पीयर्स, वो हिला रहे थे डराते हुए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कैप्टन ने बोट को किनारे पे क्यों भेजा?
वहां पर कौन है इनहेबिटेंट्स उनको देखने के लिए, मदद मांगने, वहां सेटल होने के लिए, या पानी लाने के लिए? पानी लाने के लिए। तो पहले का है डी। द सैवेजेस ब्रांडिश देयर स्पीयर्स इन ऑर्डर टू, वो जो जंगली लोग थे वो अपने भाले क्यों हिला रहे थे? अपना स्किल दिखाने के लिए, क्रू यानी कि जहाज के लोगों को डराने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए, कि उनको उनको बोलने के लिए कि जाओ? तो थ्रेटनिंग मैनर यानी डराने के लिए, डराना यानी फ्राइटन। अब देखो वो क्या बात, ही तो अब थ्रेटन फ्राइटन एक ही बात होती है, तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। सेकंड का आंसर है बी। फर्स्ट का डी, सेकंड का बी। फिर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड्स वर, उस आइलैंड में रहने वाले लोग कौन थे? इंसान को खा जाने वाले कैनिबल्स, मैनिटर्स नहीं। पायरेट्स, लुटेरे नहीं। क्रूएल पीपल, क्रूर लोग नहीं। प्रिमिटिव ट्राइब्स, हाँ, है ना, नेटिव्स, वहीं के रहने वाले थे जो हमेशा वहीं से रहते थे, वहीं पे रहते थे। प्रिमिटिव ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स सही है इसका डी। फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का डी। अब सही पकड़े अपन ने, सही आंसर। चौथा है विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स ए लार्ज कंटेनर? तो क्लब यानी तो हथियार हो गया, ब्रांडिश यानी हिलाना, सैवेज यानी जंगली, तो बचा कास्क, कंटेनर। लार्ज कंटेनर यानी कास्क। तो सेकंड पैसेज के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी, सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का बी। आंसर इज डी बी डी बी। तो फर्स्ट वाले का आंसर बड़ा मजेदार था। फर्स्ट वाले पैसेज के दोनों का आंसर था डी डी, और सेकंड वाले का आंसर है डी बी डी बी। चेक करना इसको। इस तरह से मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कैसे करते हैं ये पूरा अच्छे से समझाया बच्चे लोग। अब ये मेहनत मेरी पूरा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से लेके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझने तक, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के साथ हमारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को जोड़ने तक, है ना। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन अपनी ओर से बना देता हूँ, है ना। तो वो क्रिएट वाला एक क्वेश्चन मेरी तरफ से बनाता हूँ। देखो इसी वाले पैराग्राफ में, गिव अ सुटेबल टाइटल टू दिस पैसेज। तो क्या टाइटल दोगे आप? गिव अ सुटेबल टाइटल टू दिस पैसेज। चलो बिना ऑप्शन के बताओ क्या दोगे। तो आप अपने मन में सोचना कि क्या इसका आंसर हो सकता है। आपको टाइम देता हूँ 20 सेकेंड का। ठीक और अब सुनो, हो गए तकरीबन 15 सेकेंड। टाइम अप। देखो मेरी तरफ से इसका आंसर बन रहा है एन एक्सपेडिशन टू लोनली आइलैंड, ऐसा बना लो, है ना। और मैं, या आप बना सकते हो आर एक्सपीरियंस एट द आइलैंड, या इजी बनाने की कोशिश करें। या आप ऐसा, ये भी सही लग रहा है ना, ये भी सही लग रहा है, इस टाइप का कुछ बन सकता है। या आप चाहो तो एन एनकाउंटर विद द प्रिमिटिव ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स से हमारा सामना, है ना। अ, इस तरह से कुछ इसके बन सकते हैं, है ना। चलो, और होमवर्क एक ये भी है कि आप ऊपर वाला जो पैराग्राफ था जिसमें सोशल क्रिटिक था, मैकेनिकल और लेजी एटीट्यूड टुवर्ड्स अम्यूजमेंट, उसका भी आप एक दीजिएगा अच्छा सा, और मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा कि सर हमारे हिसाब से पहले वाले पैसेज का ये एक सूटेबल टाइटल हो सकता है। फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा कि हाँ बेटा ये सही है या नहीं। ठीक, ये अपन एक गेम खेलते हैं छोटा सा आपके साथ, कि आपको पहले वाले का बताना है। मतलब सेकंड वाले का मैंने 3 ऑप्शन दिए, ये भी ठीक लग रहा है। एक्सपीडिशन यानी एक छोटी सी जर्नी लोनली आइलैंड पे, या हमारा किसी आइलैंड पे एक एक्सपीरियंस, है ना, या प्रिमिटिव ट्राइब्स के साथ हमारा एक एनकाउंटर। मुझे इन तीनों में भी तीसरा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। मैंने मन से बनाए हैं, और इन तीनों में भी मुझे तीसरा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो, तो इतना हमने आज पढ़ा। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ।
अगला जो हम टॉपिक करेंगे रीडिंग सेक्शन में, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बाद अगला टॉपिक होगा नोट मेकिंग। तो आप और हम अगली क्लास में मिलते हैं, रोज मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच बच्चों।